नमस्कार दोस्तों। हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1931 के गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें शामिल थीं। देखिए मित्रों, ये गांधी इरविन समझौते की बात कर रहे हैं। तो हम लोग गांधी इरविन समझौते के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या है गांधी इरविन समझौता। और आप लोग जो यहाँ बताया जाए उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके प्री एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा जितना मैं बता दूंगा। और इतना कर लेंगे तो निश्चित है कि आपका क्वेश्चन शायद इस टॉपिक से न छूटे, ठीक है। चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। देखिए मित्रों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सीधा 1931 डेट क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि ये कब हुआ। 1931 में हुआ था। लेकिन हुआ क्यों था, कारण क्या था, गांधी जी और इरविन जी के मध्य समझौता क्यों हुआ? तो उसके लिए मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ कि देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1930 में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1930 में प्रथम गोलमेज का आयोजन किया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल का आयोजन किया था। किस लिए किया था भाई आयोजन? तो आयोजन इसने साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए किया था। किस लिए किया था? साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1930 में गोलमेज का आयोजन किया, ठीक है। अब चूंकि मैं वीडियो मोबाइल में बना रहा हूं, इसलिए इसमें लिखने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आप सुन करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1930 में प्रथम गोलमेज का आयोजन किया था। किस लिए किया था? तो साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। किंतु उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 1930 में जो फर्स्ट गोलमेज आयोजन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अतः लॉर्ड इरविन ने सोचा कि हम गांधी जी के साथ कुछ समझौता कर लेंगे, अथवा कांग्रेस के साथ कोई समझौता कर लेंगे जिससे वो हमारे द्वितीय गोलमेज आयोजन में भाग लेंगे, ठीक है। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज आयोजन में भाग ले, इसीलिए समझौता किया गया, ठीक है। कब हुआ था आयोजन? तो मैं बता चुका हूं आपको कि ये 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? तो उद्देश्य भी मैं आपको बता दिया हूं कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज में भाग ले इसीलिए इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें भाई समझौता हो रहा था, तो समझौते में क्या होता है? आप किसी से समझौता करते हैं तो समझौते में क्या होता है कि कुछ शर्तें होती हैं जो आप सामने वाले पर रखते हैं, ठीक है। सामने सामने वाले पर रखते हैं, जो आपके सामने होता है। और कुछ शर्तें होती हैं जो आपको भी मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ वैसी ही बात थी। तो कांग्रेस ने सरकार से कुछ मांगे रखी, ठीक है। ये सामने वाला समझ लीजिए कौन है? सरकार है, ठीक है। और ये आप कौन है? गांधी जी हैं। गांधी जी ने सरकार से कुछ मांगे रखी, ठीक है। तो सरकार ने उन किन किन मांगों को स्वीकार किया, हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। और सरकार ने भी गांधी जी से कुछ मांग रखी, ठीक है। तो गांधी जी ने किन बातों को स्वीकार किया, इन बातों को हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सरकार ने कांग्रेस के द्वारा मांग की गई, मतलब मांग किया गया था कि यहाँ के लोगों को नमक बनाने पर छूट दिया जाए, ठीक है। तो सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया, नमक बनाने पर
छूट दिया सरकार ने, ठीक है। किंतु नमक बनाने पर ही छूट दिया गया, अर्थात नमक बना सकते हैं और अपने उपभोग के लिए सिर्फ बना सकते हैं, अर्थात बनाइए नमक और स्वयं उपभोग किए, आप उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बेच नहीं सकते हैं। एक बात तो सरकार ने इस बात को मान लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या माना, तो दूसरी बात कांग्रेस ने कहा कि हमारे राजनीतिक जो बंदी हैं उनको रिहा कर दीजिए, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दीजिए। लेकिन जो हिंसक हैं, जिन्होंने हिंसा की है, उन हिंसक लोगों को छोड़ करके, अर्थात हिंसक लोगों को मत छोड़िए, जिन्होंने कुछ हिंसा कर दी है उनको मत छोड़िए, किंतु जो अन्य राजनीतिक बंदी है उनको छोड़ दीजिए। तो सरकार ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया, उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, ठीक है। और जब्त जमींदारों की कुछ संपत्तियां जब्त कर ली गई थी, ठीक है, और भी जो आंदोलन में शामिल थे उन आंदोलनकारियों की संपत्तियों को छीन लिया गया था, ठीक है। तो उस संपत्तियों को भी वापस करने की शर्त को भी सरकार ने मान लिया था, ठीक है। और उन्होंने इस शर्त को भी मान लिया कि हम आंदोलन के समय अध्यादेश वापस ले लेंगे, ठीक है, जो भी अध्यादेश रहेगा उसको हम आंदोलन के वक्त वापस ले लेंगे, ऐसा कहा उन्होंने, ठीक है। तथा क्या हुआ था कि आंदोलन के वक्त कुछ लोगों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो उस त्यागपत्र दिए हुए जो व्यक्ति थे उनके साथ नरमी बरती जाए, अर्थात उनको पुनः नियुक्ति दे दी जाए। और ऐसा गांधी जी ने कहा, तो कांग्रेस ने सरकार ने कहा कि हाँ हम इस बात पर भी विचार करेंगे। और उसके पश्चात शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार गांधी जी ने मांगा, वो भी उनको प्राप्त हो गया। तो इसमें अगर निष्कर्षतः कहा जाए तो सरकार ने क्या क्या मांगे मान ली, तो नमक बनाने पर छूट, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को रिहा, जब्त संपत्ति को वापस करेंगे और आंदोलन के समय अध्यादेश वापस ले लेंगे, ठीक है, त्यागपत्र देने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी देने पर पुनः विचार किया जाएगा तथा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आप लोग कर सकेंगे। इन बातों को किसने माना, कांग्रेस ने सरकार ने मान लिया, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने मान लिया। अब कांग्रेस ने किन बातों को स्वीकार किया सरकार की, ठीक है, तो सरकार की जो मांगे थी, उन्होंने कहा कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और द्वितीय गोलमेज आयोजन में भाग ले लीजिए। भाई उनका उद्देश्य ही था, गांधी इरविन समझौता क्यों हो रहा था, ताकि कांग्रेस उसमें भाग ले ले द्वितीय गोलमेज आयोजन में, ठीक है। तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के शर्त को भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, ये बात को याद रखिए। और ये लोग आंदोलन कर रहे थे तो ब्रिटिश वस्तुओं का साथ में बहिष्कार भी कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने मांग की कि सर आप लोग हमारे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी गांधी जी ने मान लिया था, इत्यादि बातों को उन्होंने मान लिया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अभी इससे अतिरिक्त आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है मित्रों, इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 1931 के गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, ठीक है। अब ये तो कहीं शामिल नहीं थी, ये मतलब मांग तो की गई थी किंतु इसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये शामिल नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक है। दूसरा, हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई, ये शामिल था, ठीक है। अर्थात ऐसा गांधी जी ने सरकार से मांग किया था कि जो हमारे अहिंसक राजनीतिक बंदी है उनको उनकी तत्काल रिहाई कर दी जाए, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार, ये भी मांग की गई थी, ठीक है, इसको भी सरकार ने मान लिया था। चलिए तो हमारा यहाँ 2-3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। दूसरा, तिलक की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो होम रूल लीग है,
ठीक है। उसकी स्थापना 2 लोगों ने की थी। किसने की थी? एक तिलक जी ने की थी, ठीक है, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एनी बेसेंट ने भी किया था, ठीक है। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, दोनों ने की थी। इतना जान लीजिए कि जो तिलक जी थे उन्होंने अप्रैल में, कब किया था? अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट जी ने 1 सितंबर में, ठीक है, 1916, 1 सितंबर 1916 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन 2 बातों का याद रखिए। और यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तिलक ने अप्रैल 1916 में किया, इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में स्थापना की थी। कारण क्या था होम रूल लीग स्थापना की? ठीक है, तो कारण ये था कि एक मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, दरअसल उससे कांग्रेस असंतुष्ट थी, ठीक है। कांग्रेस क्या थी? उससे असंतुष्ट थी। और कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन क्या हो गया? रद्द हो गया, जिस कारण मुस्लिम लीग क्या हो गई? असंतुष्ट हो गई। अर्थात कांग्रेस जो देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक संस्थाएं थी वो क्या हो गई? उससे असंतुष्ट हो गई, ठीक है, अंग्रेजों से। और आगे चल करके 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। और उसी समय तिलक जी जेल से रिहा हो गए थे, ठीक है। 1914 में ही तिलक जी को जेल से रिहा कर दिया गया, ठीक है। ये वर्मा में जेल में बंद थे, तो इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। और जब ये रिहा होकर के आए तो इन्होंने देखा कि उतनी चहल पहल नहीं है, अभी तो मतलब राजनीतिक अल्पता की स्थिति इनको महसूस हुई, ठीक है, कि अब राजनीतिक रूप से उतना शोर नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि एक बार फिर से कोई आंदोलन किया जाए जिससे लोग जागरूक हों, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने और एनी बेसेंट ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का अर्थ होता है सुशासन। और मैं बता दिया हूं कि तिलक जी ने अपने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में की थी, ठीक है। अब जो तिलक जी की होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना पूना में की गई थी। कहाँ की गई थी? पूना, ठीक है, पूना में की गई थी। पूना में कहाँ की गई थी? तो पूना में बेलगाम नाम का स्थान है, बेलगाम पूना में की गई थी, ठीक है। और जो तिलक जी की होम रूल लीग थी, ये पेन नहीं चल रहा है यार, जो तिलक जी की होम रूल लीग थी उसका स्थान कहाँ था, ठीक है, क्षेत्र कितना था, क्षेत्र विस्तार। तो ये कर्नाटक में ये प्रचार करते थे, ठीक है, कर्नाटक में इनको प्रचार करना था, महाराष्ट्र में इनको प्रचार करना था, ठीक है। और महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, ठीक है, अर्थात मुंबई में इनको प्रचार नहीं करना था, बरार के क्षेत्र में करना था, ठीक है, बरार के क्षेत्र में इनको प्रचार करना था। मध्य प्रांत में इनको प्रचार करना था, ठीक है। और इनके होम रूल लीग का नाम स्थान क्या था? इनके होम रूल लीग का नाम क्या था? तो महाराष्ट्र होम लीग नाम था। क्या था? महाराष्ट्र महाराष्ट्र होम रूल
लीग इनके होम रूल लीग का नाम था। ठीक है, और जिसके 6 मुख्यालय थे। कितने मुख्यालय थे? 6 मुख्यालय थे। ठीक है मित्रों, और सदस्य कितने थे इसके? तो इसके टोटल सदस्य लगभग 32,000 थे। कितने थे? 32,000 सदस्य थे। लेकिन और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि तिलक जी ने स्वयं कोई भी पद ग्रहण नहीं किया था। तिलक जी ने कोई भी पद ग्रहण नहीं किया था यहाँ पर, जबकि 32,000 उसके सदस्य ही थे। ठीक है, ये तो हो गई तिलक जी के होम रूल लीग की बात। अब एनी बेसेंट जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए, आप लोग यहाँ पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए, इनकी जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई अडयार, मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ? तो अडयार, मद्रास में हुआ। क्षेत्र क्या था? तो क्षेत्र इसका जो जिस क्षेत्र में तिलक जी प्रचार कर रहे थे उस क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक है, बंबई और शेष भारत में, मतलब उसके बाद इतना भी क्षेत्र बच गया, उस शेष भारत में कौन प्रचार कर रहे थे? तो एनी बेसेंट प्रचार कर रही थी, इनकी लीग प्रचार कर रही थी। ठीक है, और इनके लीग का नाम क्या था? तो इनके लीग का नाम था इंडियन होम रूल लीग। क्या नाम था मित्रों? इंडियन इनके लीग का नाम क्या था? तो इंडियन होम रूल लीग नाम था। ठीक है, शाखाएं कितनी थी? तो शाखाएं इसकी टोटल 200 शाखाएं थी। ठीक है, 200 शाखाएं। और आपको पता होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है, तो इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएं थी वो सभी शाखाएं इंडियन होम रूल लीग की शाखाएं बन गई। ठीक है, थियोसॉफिकल की जितनी भी शाखाएं थीं वो इंडियन होम रूल लीग की शाखाएं बन गईं। और इसका मुख्यालय मद्रास में था। कहाँ था? मद्रास में था। इंडियन होम रूल लीग का मुख्यालय मद्रास में था। सदस्य कितने थे? सदस्य इसके 27,000 थे। ठीक है, 27,000 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट स्वयं थी। ठीक है, एनी बेसेंट जिसकी अध्यक्ष स्वयं थी। ठीक है, अध्यक्ष नहीं कहेंगे, अध्यक्षा कहेंगे। ठीक है, और सचिव इसके कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडले, जॉर्ज अरुंडले जी इसके सचिव थे। अब देख लेते हैं मित्रों कि होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक, तो अब आप लोगों के मन में कुछ सोच रहे होंगे, स्वयं से यदि सोच रहे होंगे तो मन में उठ रहा होगा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो तो सबसे बड़ी बात यही हो सकती है कि द्वितीय विश्व युद्ध में व्यवधान कर दिया जाए। ठीक है, अर्थात ब्रिटेन का पूरा ध्यान कहाँ रहे? भारत में रहे, और द्वितीय विश्व युद्ध में सही से न लड़ पाए। तो मित्रों उस समय इनका ये उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इनका ये उद्देश्य नहीं था। तो आप सोचेंगे कि अच्छा ये उद्देश्य नहीं था, तो उद्देश्य ये रहा होगा कि अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दिया जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना भी उस समय इनका उद्देश्य नहीं था। तब क्या उद्देश्य था भाई? तो
इनका उद्देश्य उस समय यह था कि हम अंग्रेजी सत्ता में ही रह करके ठीक है, अंग्रेजी सत्ता में ही रह करके स्वशासन को प्राप्त कर लें। किसको प्राप्त कर लें? स्वशासन। ये कभी ना कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा, यूपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा, ये 100% है। ठीक है, और अगर आप सही से नहीं पढ़े रहेंगे, इस बार नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं, कभी ना कभी आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है फंसाने वाला। ठीक है, तो आएगा जरूर, तो इसको सही से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कि अंग्रेजी सत्ता में ही सुशासन को प्राप्त करना इस समय इनका उद्देश्य था। ठीक है, तथा स्वराज्य जो है ना, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य क्या है? इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा तिलक जी ने कहा था, और स्वराज्य को ये हक के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, स्वशासन और स्वराज्य को ये हक के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। इनका स्वराज्य और स्वशासन क्या है? हक है। इन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये वचन श्री बाल गंगाधर तिलक जी के ही है। ठीक है मित्रों, कुछ अधिक ही हो गया, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इसके अंतर्गत होम रूल की विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक त्योहारों का एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसा कोई बात नहीं है, ये धार्मिक त्योहारों, ठीक है, धार्मिक त्योहार वाला जो है ना, वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिलक जी ने इसको प्रयोग किया था। अर्थात उन्होंने शिवाजी की जयंती मनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, शायद 1895 के लगभग, और इन्होंने और क्या कर दिया था, इन्होंने गणेश जयंती मनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो वही बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की बात है, ये लीग से संबंधित नहीं है। लीग की मांगों में स्वराज, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। एकदम सही बात है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वराज और भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा, ये सब शामिल था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, केवल 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलिए हम लोग पहले साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है साइमन कमीशन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तो साइमन कमीशन है, इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? तो इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोग जानते हैं 1919 में एक अधिनियम आया था। अधिनियम का क्या नाम था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या नाम था मित्रों? बार बार बोला कीजिए। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। और इसी में प्रावधान था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर विचार करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर विचार करेगी। ठीक है, उसका पुनरीक्षण करेगी। क्या करेगी? पुनरीक्षण करेगी। ठीक है, तथा कांग्रेस भी मांग कर रही थी
कि इस पर जल्दी से इसका गठन किया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वो भी मांग कर रही थी। ठीक है। और ये साइमन कमीशन जो है ना, वो समय से पहले आ गया था। क्या हुआ, ये देखिए, हमने अभी अभी आपको बताया तो आप पकड़े होंगे। देखिए 1919 में अधिनियम आया था। ठीक है। अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक गठन एक 10 वर्ष बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान था। तो ये बताइए मित्रों, और मैं आपको समय बता दिया हूँ कि 1927 नवंबर 1927 में एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, 19 में 10 जोड़िए प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 29 होना चाहिए। ठीक है, 29 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किंतु इन्होंने क्या कर दिया, 27 में ही 1927 में ही इसका गठन कर दिया था। ठीक है। तो 2 वर्ष पहले गठन करने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसका कारण ये था कि ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। और 1928-29 में 1928-29 में चुनाव होने वाला था। ठीक है, क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। और वहां पर एक लेबर पार्टी है, क्या है, लेबर पार्टी थी। और इस चुनाव में ये संभावना थी कि लेबर पार्टी जीत जाए। ठीक है, लेबर पार्टी के जीतने की संभावना हो रही थी। अतः इन लोगों ने क्या किया, कंजर्वेटिव पार्टी वालों ने, भाई सत्ता में थे, तो इन्होंने 1929 में इस कमीशन को न ला करके 1927 में ही इसका गठन कर दिया। ठीक है। तो इस कारण इनका बहुत विरोध हुआ। ठीक है। और भी विरोध का कुछ कारण था। विरोध का और कारण देखिए, ये जो साइमन कमीशन था, इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है। और ये 7 के सातों अंग्रेज थे। ठीक है, 7 सदस्य थे, सातों सदस्य अंग्रेज थे। और इस कारण भी भारतीय क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए तो इन लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम ब्रिटेन में से उन्हीं सदस्यों को रखेंगे ना जो वहाँ के संसद के सदस्य होंगे। और संसद के, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है साइमन कमीशन की, क्योंकि हमें संसद में रखवाना है। ठीक है, इसलिए संसद के सदस्य ही तो बैठकर विचार कर सकते हैं। अतः हम भारतीयों को इसमें कैसे ले सकते हैं। तो भारतीयों ने कहा कि भाई साहब, तर्क तो आपने बहुत अच्छा दिया है, ऐसे ही तर्क का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि हमारे 2 सदस्य अभी भी ब्रिटेन की संसद में बैठे हुए हैं। ठीक है, कम से कम उनको तो शामिल कर लेना चाहिए। तो ये तर्क उन लोगों ने दिया तो उनको ऐसा जवाब मिला। फिर भी ये 7 सदस्य कौन रहे, अंग्रेज ही रहे। ठीक है, क्योंकि पहले से ही इनके मन में कुछ दूसरा था, इसलिए उन लोगों ने भारतीयों को शामिल नहीं किया। ठीक है। और ये जो साइमन कमीशन था, इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे जॉन साइमन थे। कौन थे, जॉन साइमन, इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ठीक है। अब साइमन आयोग का विरोध क्यों हुआ मित्रों, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मतलब विरोध तो क्यों हुआ तो मैं देख लिया, बता दिया हूँ कि 7 सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, विरोध हुआ। ठीक है। तो कब हुआ इनका विरोध, तो विरोध के बारे में देख लीजिए, कहाँ कहाँ पर हुआ विरोध। तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। कब हुआ, तो 1927 में हुआ। ठीक है।
1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मद्रास अधिवेशन, और उसमें विरोध प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, विरोध प्रस्ताव पास हो गया तथा आगे चल के 13 फरवरी 1928 को विरोध प्रारंभ हो गया। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। ठीक है, और मुंबई में विरोध प्रारंभ किया गया, उसमें काले झंडे दिखाए गए और काले झंडे के साथ साथ नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक इत्यादि नारे लगाए गए। ठीक है, उसके पश्चात ये देखिए अपना भारत है, ठीक है, मान लीजिए भारत है, अच्छा ऐसे बना नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि मुंबई है। ठीक है, मुंबई में विरोध हुआ, फिर कलकत्ता में विरोध हुआ, फिर लखनऊ में विरोध हुआ। ठीक है, तो ये जो मुंबई थी, यहाँ पर साइमन कमीशन, गो बैक ऐसे नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। और यहाँ पर जो है कलकत्ता में सुभाष चंद्र जी विरोध कर रहे थे। ठीक है, कौन विरोध कर रहे थे? सुभाष चंद्र जी विरोध कर रहे थे। और लखनऊ में कौन विरोध कर रहे थे? लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी और गोविंद वल्लभ पंत। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत विरोध कर रहे थे। ठीक है, और आगे इधर लाहौर में, ठीक है, तो ये देश अपना इधर था, लाहौर इस तरफ था, लाहौर इधर। ठीक है, लाहौर में भी विरोध चल रहा था। ठीक है, लाहौर में विरोध कौन कर रहा था? तो भगत सिंह के द्वारा एक सभा का गठन किया गया था, नौजवान सभा। ठीक है, कौन सी सभा? नौजवान सभा। उस नौजवान सभा के द्वारा विरोध किया जा रहा था। ठीक है, और इस सभा श्री लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में विरोध कर रही थी। ठीक है, और वहीं विरोध करते वक्त लाजपत राय जी को चोट लगी। ठीक है, और उनकी आगे चल करके मृत्यु हो गई, जिसका बदला सैंडर्स की हत्या करके ली गई। ठीक है, सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय जी के मृत्यु का बदला लिया गया था। और चलिए ये बात तो हो गई। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मुस्लिम लीग ने क्या किया उस समय। ठीक है, तो मुस्लिम लीग जो थी उसमें जिन्ना जो थे वो विरोध कर रहे थे, और मोहम्मद शफी एक थे, वो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी। ठीक है, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में संचालित होता था। ठीक है, इन तीनों ने विरोध नहीं किया, इनके द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया गया। ठीक है, और जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930, कब? 27 मई 1930 में प्रकाशित की गई। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि भारत में संघीय शासन होगा, भारत में संघीय शासन होगा, जिसमें प्रांतों को और देशी रियासतों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, और मतदान पहले 3% लोगों को देने का ही हक था, किंतु उसको बढ़ा करके 10% लोगों को मतदान देने का हक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर पृथक निर्वाचन जारी रहा, जो मुस्लिमों को प्राप्त था पृथक निर्वाचन करना, वो उनको प्राप्त रहा। ठीक है, और सेंट्रल विधानमंडल जो था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ही बताया गया कि सिंध को हम क्या कर देंगे, बॉम्बे से अलग कर देंगे, और बर्मा जो है ना उसको हम भारत से अलग कर देंगे। बर्मा इस समय जो म्यांमार है, ठीक है, उसको किससे भारत से अलग कर देंगे। और ये भी कहा गया कि अब हम 10 वर्ष बाद
पुनरीक्षण फिर नहीं होगा, आगे चल करके गोलमेज का आयोजन होगा। ठीक है, तो यही सब बातें कह करके इस रिपोर्ट में कही गई थी। ठीक है, और इस रिपोर्ट की कई सारी बातें थी जो अधिनियम 1935 में लागू की गई थी। ठीक है, तो हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कदम सही है। कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश भारत में आगे के संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए की गई थी, एकदम सही बात है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की गई थी, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, उसके पश्चात देखते हैं कौन से सही है कौन से सही नहीं है। चलिए मित्रों देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है इसका गठन 1945 में किया गया। गठन कब किया गया, 1945 में इसका गठन किया गया। ठीक है, देखिए 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हो रहा था। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ, चुनाव हुआ, और उस चुनाव में लेबर पार्टी जीत गई। ठीक है, जो कि भारत के प्रति उत्तरदायी थी, भारत के प्रति निष्ठा रखती थी। ठीक है, उसकी जीत हो गई और उसके प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटली बन गए। ठीक है, एंटली जी इसके प्रधानमंत्री बन गए। एंटली इसके क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसने भेजा, क्लीमेंट एंटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या योजना थी, तो इसके अंतर्गत ये योजना थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, और भारत में संघीय शासन होगा। संघ कैसा होगा, तो संघ में देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा। देख लीजिए, ये मान लीजिए संघ है, संघ में देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, किनको, देसी रियासतों, और किनको शामिल किया जाएगा, तो कुछ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे उस समय। कौन थे, कमिश्नरी, कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तथा उस समय 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों को ये लोग 3 समूहों में बांट रखे थे। ठीक है, 3 समूह कौन कौन थे, तो ए, बी और सी, ABC समूहों में बांट रखे थे। ठीक है, ये में कौन कौन से प्रांत आते थे, तो ये में बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा कौन कौन आते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा सीधा, एक मिनट, इंडिया का मैप बना करके, सॉरी। ठीक है, अपना भारत का मैप हो गया मान लीजिए, और इसमें भारत 8 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, इधर भी था कुछ भाग,
इधर पाकिस्तान नेताजी था ना, तो इन्होंने यहाँ पर पंजाब था, ठीक है, पंजाब जो था, और यहीं पर सिंध था, और ये उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, ठीक है, ये क्या किस में था, तो ये बा कैटेगरी में था। किस कैटेगरी में था? बा में था, ठीक है। और ये जो बंगाल और असम इत्यादि का क्षेत्र है, ये सा में था, ठीक है। और इसी में कुछ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे तथा इधर जैसे ये हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया, और मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, और इधर उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो ये क्षेत्र आ कैटेगरी में आते थे, ठीक है। हमने आपको बताया कि अ, ब और सा अर्थात ए, वी और सी 3 कैटेगरी में प्रांतों को बांट दिया था, ठीक है। 11 प्रांत थे, जिसमें ए कैटेगरी में बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। बॉम्बे, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इतने स्थान थे। तथा जो ब कैटेगरी थी, बी कैटेगरी, उसमें पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात ये स्थान आ जाता था, ठीक है। तथा जो स कैटेगरी थे, उसमें बंगाल और असम इत्यादि क्षेत्र आ जाते थे। इसी में प्लस कई कमिश्नरी क्षेत्र थे, कई देशी रियासतें भी थी, ठीक है। तो संघ में बताया कि भैया कौन कौन शामिल होगा, तो देशी रियासतें भी शामिल होंगी, और ब्रिटिश भारत अर्थात कमिश्नरी क्षेत्र और प्रांतीय क्षेत्र जो होंगे वो सभी शामिल होंगे, ठीक है। उसमें 11 प्रांत थे, इस बात को याद रखिएगा। और प्रांतों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा भी किया जाएगा। क्या कहा गया कि संघ, जैसे मान लीजिए संघ हो गया, ठीक है, ये संघ है, तो शक्तियों का बंटवारा होगा। संघ के पास क्या शक्तियां रहेंगी, तो संघ के पास जो शक्तियां रहेंगी वो रक्षा रहेगा। कौन रहेगा? रक्षा संबंधी जो शक्तियां हैं वो रहेंगी, ठीक है। और संचार तथा विदेशी मामले रहेंगे इसके पास, ठीक है। इसके पास विदेशी मामले रहेंगे, रक्षा, संचार और विदेशी, ये 3 मामले इसके पास रहेंगे। बाकी जितने भी मामले बचते हैं वो सभी मामले किसके पास रहेंगे, तो बाकी सभी मामले प्रांतों के पास में होंगे, ठीक है। जो प्रांत थे उन प्रांतों के पास में सभी मामले होंगे। और इसमें ये बताया गया कि हाँ मित्रों, यहाँ पर एक जो पाकिस्तान की तरह मांग की गई थी कि पृथक पाकिस्तान चाहिए, उस मांग को यहाँ पर अस्वीकृत कर दिया गया था। तथा इसमें प्रावधान यह था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। उस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 93 सदस्य रियासतों से होंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, और 292 सदस्य प्रांतों से होंगे, ठीक है। कितने? ये 93 सदस्य देशी रियासतों से, इनको मनोनीत किया जाएगा, ठीक है, याद रखिए, मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। ये अपने आप ऐसे ही होंगे। और ये जो प्रांतीय लोग थे, इनका निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है। इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता द्वारा होगा किंतु अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। और जो ये 389 सदस्य हैं, इनके पीछे 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सदस्य होगा, ठीक है। अर्थात 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सदस्य। समझ में आया? और इस समय वयस्क मतदान लागू नहीं हुआ था, अर्थात वयस्क व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें सांप्रदायिक जो समूह थे ना, उनको कम कर दिया गया था। 2-3 समुदाय बचे हुए थे,
जिनको ही क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, एकदम सही बात है। इसने प्रांतीय विधानसभाओं को धर्म के आधार पर 2 समूहों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया। ठीक है, तो दूसरा सही नहीं है। इसने 3 कैटेगरी में बांटा, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं बांटा था। ठीक है, इसने रक्षा, मुद्रा और संचार को नियंत्रित करने वाले एक साझा केंद्र का प्रावधान किया, एकदम सही बात है। तीसरा भी सही है। ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, 1 और 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों का। अच्छा, इसने रक्षा, मुद्रा और संचार, सॉरी, देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि संघ के पास कौन कौन से मामला रहेंगे, रक्षा रहेगा, संचार रहेगा और विदेश। वित्त संबंधी मैं आपको बात नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो वित्त मामला केंद्र के पास नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो मुद्रा की बात कर दी गई है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, तो टोटल हम लोगों का ये सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों के प्रति विलय की नीति को त्याग दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत उपाय अपनाए गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति विलय की नीति को त्याग दिया, एकदम सही है। ठीक है, इन्होंने रियासतों को विलय करना बंद कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने रियासतों के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, ये गलत बात है। ये इनकी आदत नहीं गई थी। ठीक है, आदत से मजबूर थे और ये बार बार हस्तक्षेप किया करते थे। ठीक है, ये आला, इसलिए आला ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, रियासतों को पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। रियासतों को पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, ये भी सही बात है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी के द्वारा राष्ट्र को दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में हुआ। ठीक है, उस समय गांधी जी ने गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इन्होंने, गांधी जी ने भाषण दिया। ठीक है, और इन्होंने उस भाषण में भिन्न भिन्न लोगों को क्या किया, भिन्न भिन्न निर्देश दिए।
ठीक है। जैसे उस समय के तो सरकारी सेवक थे, उन सरकारी सेवकों को इन्होंने निर्देश दिया, ठीक है। सैनिकों को इन्होंने निर्देश दिया कुछ, और शासकों के बारे में कुछ कहा, शासकों से कुछ कहा, ठीक है। और उस समय की जो रियासतें थी उन रियासतों को भी इन्होंने समझाया, छात्रों को बताया, किसान जो थे किसानों को बताया, ठीक है। तो इन्होंने किसको क्या बताया उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, याद रखिए कि ये भाषण इन्होंने कहाँ दिया था, तो उन्होंने 1942 में ही दिया था। कहाँ दिया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। कहाँ दिया था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी में, ठीक है। उस समय इन्होंने भाषण दिया था। इन्होंने सरकारी सेवकों से कहा, जो सरकारी सेवक थे, ठीक है, उससे इन्होंने कहा कि आप लोग अपना त्यागपत्र न दें, ठीक है। आपको त्यागपत्र नहीं देना है, त्यागपत्र न दें, ठीक है। और त्यागपत्र न दें, आप अपने पद पर बने रहिए, और पद पर बने रहते ही क्या करिए, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाइए। किसको दिखाइए, निष्ठा। आपकी जो निष्ठा है वो कांग्रेस में होनी चाहिए, आपका लगाव, आपका उत्तरदायित्व तो कहाँ होना चाहिए, कांग्रेस के प्रति होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने उनसे कहा। और सैनिकों से इन्होंने कुछ कहा। किनसे कहा, सैनिकों से। सैनिकों से क्या कहा कि आप भी पदों का त्याग न करें, ठीक है। त्याग मत कीजिए, किसका, तो पदों का त्याग न कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग पद का त्याग कर देते थे कि भाई अब हमें अपने लोगों पर गोली चलाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम अपना पद ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि आपको पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो जब मौका आएगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि भैया हम अपने लोगों पर गोली नहीं चला पाएंगे, ठीक है, मना कर दीजिएगा। तो ये सैनिकों से उन्होंने कहा। और जो शासक वर्ग था उसमें के जो राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं से इन्होंने कहा कि आप विदेशी सत्ता के पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो विदेशी सत्ता में आप निष्ठा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें निष्ठा करने के बजाय यदि अपने यहाँ की संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो विदेशी सत्ता के प्रति निष्ठा स्वीकार करने के बजाय अपने लोगों की संप्रभुता को स्वीकार कीजिए, ऐसा इन्होंने शासक वर्गों से कहा, ठीक है। और कुछ रियासतें भी थी उस समय, तो जो रियासतें थी उन रियासतों से गांधी जी ने कहा कि आप क्या भारत का अंग बन जाइए। क्या बन जाइए, भारत का आप अंग बन जाइए। और जो राजागण आपका नेतृत्व करते हैं उन राजाओं का नेतृत्व तभी स्वीकार कीजिए जब ये भारतीय जनता का समर्थन करें, ठीक है। भारतीय जनता का जब समर्थन करें तभी आप लोग उनका क्या कीजिए, नेतृत्व स्वीकार कीजिए, ठीक है। छात्रों से इन्होंने कहा गांधी जी ने कि अगर आप स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक दृढ़ बने रह सकते हैं, ठीक है, तो ही आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़िए, अन्यथा आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। और किसानों से इन्होंने कहा कि राजस्व देना बंद कर दें। क्या कर दें, राजस्व देना बंद कर दें। और यदि कोई जमींदार सरकार का पक्ष लेना चाहता है तो उसे किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने इनसे कहा, ठीक है। ये जो निर्देश थे उन निर्देशों को जारी नहीं किया गया, इनको जारी नहीं किया गया था। क्यों, क्योंकि प्रिवेंटिव अरेस्ट के कारण इनको जारी नहीं किया गया था, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी के द्वारा राष्ट्र को दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सरकारी सेवकों से कहा गया कि वे त्यागपत्र दे दें और खुले तौर पर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें।
सही बात है। सैनिकों से कहा गया कि वे अपने पद न छोड़ें, अपितु लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। सही बात है। गांधी जी ने रियासतों से कहा कि वे विदेशी सत्ता के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के बजाय अपने ही लोगों की संप्रभुता को स्वीकार करें। ठीक है, तो ये सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात है। और किसान भू राजस्व का भुगतान करने से मना कर दें, और रैयतें किसी भी जमींदार को कोई कर देने से साफ इनकार कर दें। ठीक है, तो तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भू राजस्व दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई जमींदार आनाकानी करता है, ठीक है, सरकार का पक्ष लेता है, तो उसे किसी प्रकार का भू राजस्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, साफ इनकार नहीं किया था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। देखते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। सॉरी समझ आता हूँ। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले को खुले तौर पर नहीं कहा गया, और कहा गया था कि आप निष्ठा घोषित कीजिए, बल्कि खुले तौर पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, हमारा 2 और 3 ही सही है। चलिए, आप लोग भी ध्यान रखा करें। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही है मित्रों। तिभागा आंदोलन, इसके बारे में हम लोग को जानते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन है वो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 से 47 के मध्य में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो इसको बटाईदारों ने किया था। किसने किया था? बटाईदारों ने किया था। ठीक है, 1946 से 47 के मध्य में बंगाल में बटाईदारों ने जोतदारों के विरुद्ध किया था। ठीक है, बटाईदार कौन है, जोतदार कौन है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, बटाईदारों ने जोतदारों के विरुद्ध किया था। ठीक है, बटाईदार वो होते हैं, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो जानते होंगे कि हो सकता है आप बटाईदार हो या आपने किसी को अपना खेत दे दिया हो। ठीक है, तो बटाईदार देखिए, एक व्यक्ति होता है जो खेत का मालिक होता है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या होता है, जो होता है खेत का मालिक होता है, और दूसरा होता है जिसके पास खेत नहीं होता है। क्या होता है? खेत का अभाव होता है या कम खेत होता है। तो ये व्यक्ति जाता है इनके पास और कहता है कि आप मुझे खेत दे दीजिए, ठीक है, बोने के लिए, मतलब मैं उसमें अनाज उगाऊंगा। तो ये व्यक्ति कहता है कि भैया हम खेत तो दे देंगे, लेकिन उसमें शर्त है। ठीक है, शर्त क्या है? तो शर्त यह है कि जो भी अनाज पैदा होगा उस अनाज में से इतना अनाज आपको मुझे देना पड़ेगा, तो ही हम आपको अपना खेत दे पाएंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति उस शर्त पर मान जाता है और उस शर्त पर मान करके ये खेत ले लेता है। ठीक है, और सामान्यतः इसमें आधा जो जो अनाज पैदा होता था उसका आधा अनाज क्या कर दिया जाता था, वो जोतदारों को दे दिया जाता था। ठीक है, ये जोतदार हो गए और ये बटाईदार हो गए। ठीक है, चलिए, ये बटाईदार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बटाईदार जो थे, उन बटाईदारों ने जोतदारों के विरुद्ध किया था। ठीक है, उस समय जो जोतदार थे
जोतदार जो थे, वे जोतदार भाई बड़े ताकतवर थे, क्योंकि उनके पास एक तो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, तो भूमि अधिक हुआ करती थी उनके पास। और ये जो वहाँ पर काश्तकार रहते थे, गरीब काश्तकार, उन काश्तकारों पर इनका नियंत्रण रहता था, और जो आसपास के बाजार होते थे उन बाजारों में भी इनका नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है, और ये साहूकारी भी किया करते थे, इसलिए ये बड़े ताकतवर थे। और ये माना जाता है कि उस समय ये भाई साहब जमींदारों से भी जमींदारों से भी अधिक प्रभुत्वशाली थे, ठीक है, अधिक प्रभुत्व संपन्न थे, अर्थात ये जमींदारों से भी ताकतवर थे उस समय, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उस समय जो बटाईदार होते थे, वो बटाईदार जोतदारों को जितना भी अन्न पैदा होता था उसका आधा भाग दे दिया करते थे, बात आपको पहले बता दिया हूं। और ये जो आंदोलन हुआ था ना, उस आंदोलन में किसानों की मांग थी कि जो बटाईदार हैं, सॉरी, बटाईदारों की मांग थी कि भूमि से जितना भी अनाज पैदा होता है, क्या कहा, कि भूमि से पैदा होने वाला जो अनाज है, उन अनाज में अनाज का जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है, 2/3 हिस्सा है, वो किसको मिल जाए, वो बटाईदारों के पास रहे, और बाकी एक जो एक हिस्सा बच जाता है, ठीक है, वो एक हिस्सा किसको दे दिया जाए, जोतदारों को दे दिया जाए, ठीक है। यही मांगे थी इस आंदोलन के अंतर्गत इनका, और इनके जो मांगे थी वो फ्लाइड कमीशन की सिफारिश पर आधारित थी, ठीक है, फ्लाइड कमीशन, फ्लाइड कमीशन की सिफारिशों पर ये मांगे आधारित थी, ठीक है। और इन मांगों को बंगाल बरगादार और अस्थायी नियमन विधेयक में शामिल किया गया था, ठीक है। और अंततः जोतदार, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभुत्वशाली थे, इनका प्रभुत्व आसपास के सभी क्षेत्रों में था, तो इन लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया, और पुलिस ने बटाईदारों को क्या कर दिया, दबा दिया, और 1947 के लास्ट में जाकर के आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तिभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बटाईदार भूमि से होने वाली उपज की 1/3 की मांग कर रहे थे, एकदम सही बात है, 1/3 की मांग नहीं कर रहे थे, अपितु 2/3 की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे, 2/3 भाग की मांग कर रहे थे, ठीक है, ये गलत है, चाहे मिसप्रिंट हो गया हो। अच्छा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 2/3 की मांग कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, इस आंदोलन की मांगों की जांच हेतु फ्लाइड कमीशन का गठन किया गया था। देखिए भैया, ये सब जांच वांच के लिए कुछ नहीं किया गया था, अपितु ये जो फ्लाइट कमीशन है ना, इस फ्लाइट कमीशन पर वो मांगे आधारित थी, लेकिन जांच के लिए इसका गठन नहीं किया गया था, इसलिए हमारा दोनों यहाँ पर गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। देखिए, जो कांग्रेस का
1906 का अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पारित जो प्रस्ताव था, पारित प्रस्ताव क्या थे? एक तो बहिष्कार, बहिष्कार पर प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। और स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, अर्थात स्वदेशी अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। और यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, इन 3 विषयों पर यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और यहीं से दादा भाई नौरोजी जी ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज्य की मांग की थी, ठीक है, इसकी मांग की थी, स्वराज्य। दादा भाई नौरोजी जी ने यहीं से स्वराज्य की मांग की थी, ठीक है, 1906 के अधिवेशन से, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, तो इसमें 2 बातें और जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही यहाँ काम की नहीं होगी लेकिन आगे चल करके बहुत काम आने वाली है और निश्चित ही काम आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस अधिवेशन में बहिष्कार, ठीक है, स्वदेशी और शिक्षा, इन 3 विषयों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। दादा भाई नौरोजी जी ने स्वशासन की मांग यहाँ पर की थी, ठीक है, स्वराज्य की मांग। तो जो शिक्षा पर प्रस्ताव पारित हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा पर, इसके अंतर्गत 2 कदम उठाए गए, ठीक है। 2 कदम कौन कौन उठाए गए? तो एक तो 1906 में ही 1906 में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। और दूसरा बंगाल तकनीकी संस्थान, बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। दो संस्थानों की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। और इसी तकनीकी संस्थान के अंतर्गत एक किसी चीज का गठन करके इन लोगों ने धन एकत्रित किया, ठीक है। और धन एकत्रित करके भारतीय छात्रों को इन लोगों ने तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जापान भेजा। कहाँ भेजा? जापान भेजा, ठीक है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो उत्तर आपको देना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कांग्रेस नरमपंथी एवं गर्मपंथी अतिवादी समूहों में विभाजित हो गई। नहीं मित्रों, यहाँ पर ये विभाजित नहीं हुई। अभी तो कांग्रेस विभाजित कब हुई थी? तो कांग्रेस 1907 में विभाजित हुई। कब विभाजित हुई? 1907 में विभाजित हुई। और 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। कहाँ? सूरत में। सूरत में अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन जो है वो नागपुर में होना था। अर्थात जब 1906 के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था तो नागपुर अधिवेशन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, कि नागपुर में अधिवेशन होगा। किंतु इसको स्थान बदल करके क्या कर दिया गया? सूरत में, ठीक है, कि सूरत में स्थान इसका सूरत परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात सूरत में हुआ, ठीक है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रास बिहारी घोष जी को। किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष, बोस नहीं, घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन वहाँ पर हुआ था, ठीक है। उसका कारण क्या है तो बाद में हम लोग जानेंगे, अभी उतना जरूरी नहीं है। अब तो ये हमारा गलत है। दूसरा, सुशासन स्वराज्य का प्रस्ताव, एकदम सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव, वाह सही बात है। दूसरा, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव, ठीक है। ये वाला गलत है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर तो प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था, 3 ही प्रस्ताव पारित किया गया था, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, इसलिए ये गलत है, ये दोनों गलत है। तो सही कौन है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। और उसको वापस ले लेने के कारण कांग्रेस में विघटन प्रारंभ हो गया, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो एक चित्तरंजन दास जी थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे, ठीक है। और कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस जो है ना वो विधान परिषद का बहिष्कार करती थी। क्या करती थी, विधान परिषद का बहिष्कार करती थी कि भाई विधान परिषद में हम लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। किंतु मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ये उस विरोध को समाप्त करना चाह रहे थे, ठीक है। अर्थात जो विधानसभा में प्रवेश के का जो बहिष्कार था उसको ये समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। किंतु 2-4 लोग और थे, कुछ नेता थे जो, जैसे सरदार पटेल जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, डॉक्टर अंसारी जी हो गए, ठीक है। ये लोग विरोध में लगे हुए थे, ठीक है। तो इन लोगों को याद रखिए कि परिवर्तन विरोधी कहा जाता है, कि इन लोगों को क्या कहा जाता है, परिवर्तन विरोधी कहा जाता है, ठीक है। ये लोग लगे हुए थे। अब आगे चल करके 1922 में गया अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ और उसमें चित्तरंजन जी के मन में 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि रचनात्मक कार्य किया जाए अथवा 1923 के चुनाव में भाग लिया जाए, ठीक है। उनके मन में 2 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 2 प्रश्न, कि रचनात्मक कार्य करें और दूसरा चुनाव में भाग लें, ये 2 प्रश्न थे, ठीक है। तो इन्होंने, गया अधिवेशन हुआ 1922 में और ये गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, चित्तरंजन दास जी गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने दोनों प्रस्तावों को वहां पर रखा, ठीक है। इनके मन में जो 2 प्रश्न थे, रचनात्मक कार्य करें अथवा चुनाव में भाग लें, तो इन दोनों 2 प्रश्न थे, इन्होंने दोनों प्रस्ताव को रखा वहां पर, ठीक है। तो इसमें से जो पहला वाला था, रचनात्मक कार्य करें, ये तो पास हो गया, इसको कांग्रेस ने पास कर दिया। किंतु चुनाव में भाग ले, 2023 वाला जो चुनाव होने वाला था उसमें भाग ले, यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, ठीक है। तो चित्तरंजन दास जी ने तुरंत कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात चित्तरंजन दास और नेहरू जी ने एक नई पार्टी का गठन किया, ठीक है। चित्तरंजन दास और नेहरू जी ने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था
स्वराज पार्टी, क्या नाम था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का इन लोगों ने गठन किया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे और सचिव मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और विट्ठल भाई इत्यादि इसके सदस्य थे, ठीक है। तो इन्होंने जब इसका गठन किया तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्ति, ठीक है, और अपना संविधान हो, चुनाव में हम लोग भाग ले सकें और परिषद में जा करके हम सरकार का असहयोग करेंगे, मदद नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि अनुचित बजट वो लोग प्रस्ताव पारित करते हैं तो उस पर हम लोग सहमति नहीं देंगे, ठीक है। और रचनात्मक जो कार्य होंगे उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस का हम विरोध नहीं करेंगे। ये सब इनके उद्देश्य थे। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर के इन लोगों ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। इसको खिलाफत स्वराज्य पार्टी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। आगे चल करके कांग्रेस का फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, काकीनाडा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? काकीनाडा, ठीक है। काकीनाडा अधिवेशन में इनको क्या किया गया? चुनाव लड़ने के लिए स्वीकृति दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई और कांग्रेस ने स्वयं चुनाव में भाग नहीं लिया। आगे चल करके जब इन लोगों ने चुनाव लड़ा तो उसमें टोटल केंद्रीय विधानसभा में 101 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 101 सीटें, जिसमें से 42 सीटें स्वराज्य पार्टी को प्राप्त हुई, ठीक है। किसको प्राप्त हुई? स्वराज पार्टी को प्राप्त हुई। अर्थात प्रांतों में 101 सीटों में से 42 सीटों पर इन लोगों को विजय प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसमें से ये लोग चुनाव जीत करके गए। तो जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो केंद्रीय परिषद के विपक्ष के जो नेता होते हैं ना, विपक्ष के नेता बन गए। और जो चित्तरंजन दास जी थे वो बंगाल परिषद में चले गए, ठीक है। तथा विट्ठल भाई जी का नाम सुने होंगे। विट्ठल भाई जी को क्या केंद्रीय विधानसभा का इनको अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। ये भारत के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के ये प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। कोई भारतीय जो केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हों। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के पश्चात हुआ। सही बात है। इस कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में कार्य करना था। हाँ, सही बात है। ये कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में कार्य कर रही थी। पार्टी ने 1923 के चुनावों में केंद्रीय विधानसभा में 50% से अधिक निर्वाचित सीटों पर सफलता प्राप्त की। ये बात गलत है, क्योंकि टोटल सीटें कितनी थी? टोटल सीटें थी 101 और इसने प्राप्त कितनी की? 42 सीटें। तो 101 का 50% 42 नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। सही कौन सा है? तो एक और दो सही है, अर्थात ये ऑप्शन हम लोगों का सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मित्रों, जो INA है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, INA जो है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह जी ने की थी, किंतु ये विघटित हो गई, अर्थात ये सफल नहीं रही, ये विघटित हो गई, इनके द्वारा गठित जो की गई थी, ठीक है। तो इसका पुनर्गठन आगे चल करके रास बिहारी बोस जी ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस। घोष ने नहीं किया था महाराज, बोस ने किया था, ठीक है।
घोष अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप याद रखिए, काट दीजिएगा, क्योंकि घोष और घोष में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका पुनर्गठन रास बिहारी बोस जी ने किया। कहाँ पर किया? तो बैंकॉक में किया। ठीक है, बैंकॉक में किया। और इन्होंने वहां से सुभाष चंद्र बोस जी को आमंत्रण भेजा, बुलाया। ठीक है, और नेताजी 1943 में, सन 1943 में टोक्यो, जापान, ठीक है, टोक्यो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? टोक्यो पहुंचे। और वहां जा करके वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उसमें के प्रधानमंत्री थे तेजो। कौन थे मित्रों? तेजो थे। और उनसे इन्होंने मुलाकात की। ठीक है, तेजो जी से इन्होंने मुलाकात की। और जो रास बिहारी बोस जी थे, वो इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमान थी, वो इनके नेताजी के हाथ में सौंप दी। ठीक है, अर्थात उन्होंने INA को नेताजी को सौंप दिया। आगे चल करके इस सेना के नेताजी सुप्रीम कमांडर थे। कैसे कमांडर थे? सुप्रीम कमांडर थे। इसके चार प्रमुख रेजिमेंट थे, जिसे गोरिल्ला रेजिमेंट कहते हैं। कौन कौन? तो एक सुभाष रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट और नेहरू रेजिमेंट। ठीक है, तो जो सुभाष रेजिमेंट था उसका नेतृत्व तो शाहनवाज खां कर रहे थे। गांधी रेजिमेंट जो थे उसका नेतृत्व एमजे कियानी कर रहे थे। और आजाद रेजिमेंट का नेतृत्व गुलजारा सिंह कर रहे थे। नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व अजीज खां कर रहे थे। ठीक है, और एक और रेजिमेंट था रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, जिसका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन जिसका वो कर रहे थे। ठीक है, महिलाओं के लिए था। और आगे चल करके 22 अक्टूबर 1943 में एक सहायक महिला विभाग की स्थापना की गई। बेला मुखर्जी जी ने किया था। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। अस्थायी सरकार के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो जो अस्थायी सरकार की स्थापना है वह सिंगापुर में कहाँ की गई थी? कहाँ पर? सिंगापुर में की गई थी 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, सिंगापुर में की गई थी। एक कैथे हॉल है, कैथे हॉल में की गई थी। ठीक है, और ये जो अस्थायी सरकार थी उसको 9 देशों ने मान्यता दिया था। ठीक है, कितने देशों ने मान्यता दिया था? 9। जापान, फिलीपींस, जर्मनी इत्यादि, इटली इत्यादि जो राज्य देश थे, उन्होंने इसको मान्यता दिया था। ठीक है, इसका गठन नेताजी ने किया था, मोहन सिंह ने नहीं किया था। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत है ऑप्शन। अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? नेताजी ने की थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून में आजाद हिंद फौज के मुख्यालय की स्थापना की थी। सिंगापुर और रंगून में, सही बात है। ठीक है, यह ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित परिच्छेदों पर विचार कीजिए। इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरंभ की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स जी के बारे में बात हो रही है। इसने दस्तक अथवा मुफ्त पास की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को नियंत्रित किया।
इसने मुस्लिम विरोधियों विधियों और संबंधित विषयों के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसने पूर्व भारत भुगतान डाक व्यवस्था की एक समान प्रणाली भी शुरू की। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को संदर्भित करता है? ये सीधा सीधा वारेन हेस्टिंग जी हैं, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जाति व्यवस्था के विरुद्ध मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने से संबंधित है? देखिए, इसमें कुमाबला थुपरम्बिल अय्यप्पन ये जो नाम लिखा हुआ है, वस्तुतः इनका नाम क्या था? सहोदरन अय्यप्पन। नाम क्या था? सहोदरन अय्यप्पन का नाम था, ठीक है। ये नारायण गुरु के अनुयायी थे। किनके अनुयायी थे? ये जो नारायण गुरु जी दिखाई दे रहे हैं, इनके एक अनुयायी थे, ठीक है। और ये भी एक समाज सुधारक थे, एक प्रकार के समाज सुधारक थे। और इन्होंने कहा था कि मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाता है, डी। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। ब्रह्म सभा की स्थापना, वेथुन स्कूल की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना। देखिए, इसमें जो वेदांत कॉलेज है इसकी और ब्रह्म समाज की स्थापना एक व्यक्ति ने ही की है। वो कौन है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन दोनों की स्थापना की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना एक JED बेथुन नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। JED बेथुन, JED बेथुन नाम के व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल परिषद के एक विधि सदस्य थे, ठीक है। कानून संबंधी ये कार्य करते थे। तो इन्होंने 1949 में इन्होंने 1949 में बेथुन स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए, जो ब्रह्म सभा की स्थापना है, तो ये जो बेथुन स्कूल है ना, वो सबसे लास्ट में रहेगा, इतना याद रखिए। जो 2 नंबर का है वो सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे लास्ट में 2 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो अन्य हैं वो सभी स्वयं कट जाएंगे। अन्य क्या है? जो 3 2 1 3 2 1 3, इसमें कहीं लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये दोनों स्वयं हट जाएंगे, ठीक है। ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या बात है। देखिए, वेदांत जो कॉलेज है इसकी स्थापना 1885 में श्री राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। 25 में भाई, 25 में की गई थी, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। कब की थी? 1828 में की थी। तो अब हमें कालक्रम में इसको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? वेदांत कॉलेज की 25 में ही हो गई थी, ठीक है। इसलिए ये हो गया। दूसरे स्थान पर 1828 में किसकी स्थापना हुई? तो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, इसलिए दूसरे नंबर पर 1 वाला रह जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? बेथुन कॉलेज की स्थापना, क्योंकि इसकी स्थापना 1849 में हुई थी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता है।
हालांकि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, परंतु वे पूर्व में लंबे समय तक व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि इसके व्यापारियों को जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त थी। यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि व्यापारियों को, अर्थात जो इनके व्यापारी थे पुर्तगालियों के, वे भारत के जमींदारों की तुलना में उनको अधिक शक्ति प्राप्त थी। ये कथन गलत है, क्योंकि इनके जो व्यापारी थे उन व्यापारियों से जमींदार अत्यंत शक्तिशाली थे। ठीक है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पुर्तगाली नौवहन के विकास में पिछड़ गए थे। ठीक है, सही बात है। ये नौवहन कौशल में मतलब पिछड़ गए थे। ठीक है, ये क्या था, सबसे पहले ये ही नौवहन में सबसे आगे थे, किंतु धीरे धीरे डच और अंग्रेज जो थे उन लोगों ने नौवहन कौशल को सीखा और पुर्तगाली धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। ठीक है, वो उन लोगों का मतलब समुद्र में एकाधिकार बनता गया और पुर्तगाली पिछड़ते गए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सही है। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, ये भी सही बात है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए, सहायक संधि के संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ। सहायक संधि जो है ना, वो बेले जली द्वारा की जा बेले जली कौन करते थे? बेले जली। ठीक है, उन्होंने ये जो बेले जली थे वो 1798 से 1805 तक गवर्नर थे। ठीक है, 1798 से 1805 तक ये गवर्नर थे। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली को लगा करके, ठीक है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करके मतलब अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने ऐसी प्रणाली क्यों अपनाई? तो उसके लिए कहा जाता है कि फ्रांस में उस समय नेपोलियन का उदय हो रहा था और नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के उदय से अंग्रेजों को डर था। ठीक है, उनको डर था कि भविष्य में कहीं ये हमसे हमारा साम्राज्य भारत का छीन न ले। तो इसीलिए जो तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली थे, उन्होंने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया और इसके अंतर्गत ये लोग धन को अधिक महत्व नहीं देते थे। ठीक है, अपितु इसके अंतर्गत प्रभुता संपन्न भूभाग को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, इस सहायक संधि के अंतर्गत प्रभुता संपन्न भूभाग को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ समझौते होते थे। ठीक है, क्या समझौते होते थे? तो इसके अंतर्गत जो समझौते होते थे उसमें ये शर्तें थी कि जो राज्य होंगे उन राज्यों की सुरक्षा अंग्रेजों पर होगी, राज्यों की सुरक्षा अंग्रेजों पर होगी और इसके बदले अंग्रेज उनको सुरक्षा देंगे। तो इसके बदले राज्य क्या देंगे? तो राज्य प्रभुता संपन्न भूभाग दे देंगे। क्या दे देंगे? उनका जो प्रभुता संपन्न भूभाग है वह भूभाग अंग्रेजों को दे देंगे। ठीक है, और एक बड़ी सेना का गठन किया जाएगा। जिस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? उस सेना का खर्चा राजागण उठाएंगे। ठीक है, जो राज्य उठाएगा। और इसमें शर्त थी कि आप कंपनी की अनुमति के बिना यूरोपीय नागरिकों को और अमेरिकन को
नौकरी नहीं दे सकते हैं, अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तथा इसके अंतर्गत और कहा गया था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा जो आपके आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। किंतु इन्होंने जिस ब्रिटिश रेजिडेंट को यहाँ पर नियुक्त किया था, वास्तविक रूपेण उसी ने साम्राज्य विस्तार में इनकी मदद किया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस संधि के तहत ब्रिटिश रेजिडेंट भारतीय शासकों के दरबार में नियुक्त किया जाता था, सही बात है। इसे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था, ये गलत बात है, लॉर्ड वेलीजली के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इस संधि का उद्देश्य फ्रांसीसियों को भारत में अपने प्रभाव के विस्तार से दूर रखना था, सही बात है, ठीक है। क्योंकि इनको जब प्रभुता संपन्न भूभाग मिल जाता था तो उस क्षेत्र में अच्छे से नजर रख पाते थे, ठीक है, फ्रांसीसियों के ऊपर। दूसरा, हैदराबाद के निजाम पहले भारतीय शासक थे जो इसमें शामिल हुए, ये सही बात है, ठीक है। सबसे पहले हैदराबाद ही सहायक संधि के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसको वेलेजली ने लगाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आंग्ल डच प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल डच समझौते में इंडोनेशिया के मसालों के स्रोत द्वीपों से डचों की वापसी शामिल थी। आंग्ल डच समझौते में इंडोनेशिया के मामले के स्रोत द्वीपों से डचों की वापसी शामिल थी। ये ऑप्शन सही नहीं है। हुगली युद्ध में अंग्रेजों की जीत के कारण भारत में डचों का अंतिम रूप से खत्म हो गया, सही बात है। हुगली में युद्ध हुआ था तो वहाँ अंग्रेज जीत गए थे, इसलिए इनका अंतिम रूप से वहीं पतन हो गया था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही है। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, जो अगस्त प्रस्ताव है यह अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो, किसके द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत ये बातें उल्लिखित थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें अधिकांश भारतीयों को शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अधिकांश कितने भारतीय ही रहेंगे, और भारत को यहाँ डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी इसमें, ठीक है। अर्थात जब ये तो समाप्त हो जाएगा तो भारत को क्या दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा। अर्थात डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि औपनिवेशिक सुशासन, उपनिवेश के अंतर्गत सुशासन।
और दूसरा, युद्ध के बाद आप संविधान सभा का गठन कर सकेंगे, ये बात कही गई। ठीक है, युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन की भी बात की गई। और यह प्रथम बार सभा ने और सरकार ने संविधान सभा को स्वीकार किया था। याद रखिए, अगस्त प्रस्ताव में ही सरकार ने प्रथम बार संविधान सभा को स्वीकार किया था। और इसमें भी ये भी घोषणा की गई कि युद्ध के समय ही एक मंत्रणा समिति का गठन किया जाएगा, इसमें भारतीय भी शामिल होंगे। ठीक है, और ये भी कहा गया कि वर्तमान जो संविधान है उस संविधान में कोई भी यदि परिवर्तन किया जाएगा तो अल्पसंख्यकों को भी ध्यान में लिया जाएगा। ये आप अगर कहीं देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग जो धर्म को अधिक मानते थे ना, ये उनसे कहीं ना कहीं टच रहते थे, मतलब जुड़े रहते थे, और उन्हीं मतलब लड़ाने की कोशिश करते थे। ठीक है, जैसे हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से। तो अब यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात कर दी है कि भाई अल्पसंख्यकों की यदि हम बात कर देंगे तो वो हमारे साथ में रहेंगे। ठीक है, इस उद्देश्य से ये ऐसी बातें थोड़ा सा कहीं ना कहीं धर्म की बात कर दिया करते थे। ठीक है, तो वर्तमान संविधान में परिवर्तन से पूर्व अल्पसंख्यकों की को भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये जो अगस्त प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, और पंडित सॉरी यहाँ जो मुस्लिम लीग थी उसने भी अस्वीकृत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पृथक राष्ट्र की मांग की थी और इसमें पृथक राष्ट्र की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी, पृथक राष्ट्र की बात को स्पष्ट नहीं किया गया था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने स्पष्ट रूप से भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को प्रस्तावित किया। सही बात है। युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जहां भारतीय संविधान के संबंध में निर्णय करेंगे। सही बात है। इसने वायसराय की विस्तारित कार्यकारी परिषद में अधिकांश भारतीयों की भागीदारी हेतु प्रावधान किया। तीनों बात एकदम सही है। ऑप्शन हमारा ए सही है यहाँ पर। ठीक है,